बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के दूसरे सेशन में आपका दिल से स्वागत है बेटा। पिछले क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था। आज फोकस करेंगे प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स पर। वैसे तो हम सबको पता है कि प्रोटीन्स बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आपको ये पता है दैट प्रोटीन्स ही लाइफ के एक्चुअल वर्किंग मशीन्स है? यस, प्रोटीन्स आर द एक्चुअल वर्किंग मशीन्स ऑफ आवर बॉडी। एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, रिसेप्टर्स सब बड़े साइज के प्रोटीन्स हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है। यारा, हर प्रोटीन बना होता है छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से, which are known as अमीनो एसिड्स। आज का क्लास इन्हीं अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स के नाम पर। सो, इंट्रोड्यूसिंग यू टू द जर्नी ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम बीइंग माइक्रोमोलिक्यूल्स to constructing the macromolecule protein। सबसे पहले समझते हैं इनका हुलिया, हाँ मतलब इनका स्ट्रक्चर। यारा, अल्फा अमीनो एसिड को अगर सिंप्लीफाई कर दो तो ये बेसिकली एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन हुआ। मीथेन तो याद है ना, CH4 वाला। हाँ, तो वही मीथेन में कार्बन के 4 हाइड्रोजन होते हैं। अब यहाँ अमीनो एसिड्स में क्या होगा? उन हाइड्रोजन एटम्स को भगाकर उनकी जगह पर ऐड कर दिया जाएगा NH2 ग्रुप, मतलब आपका अमीनो ग्रुप, COOH ग्रुप, दैट इज योर कार्बोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन एंड देन वेरिएबल R ग्रुप यहां लग जाता है। इसलिए अमीनो एसिड्स का डेफिनेशन कैसा हुआ? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑन द सेम कार्बन। इन अमीनो एसिड्स के सेंट्रल कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। इसके 4 वैलेंसी पोजीशंस होते हैं एंड इन पोजीशंस पर बैठा है आपका NH2, कार्बोक्सिल एसिडिक COOH ग्रुप, एक हाइड्रोजन एंड देन योर R ग्रुप। वैसे तो इनकी ज्योमेट्री सेम हुई, लेकिन आइडेंटिटी इनकी जो डिसाइड करता है वो है उनका R ग्रुप। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आदमी की पहचान उसके धर्म से नहीं उसके कर्म से होती है। अमीनो एसिड्स में यही R ग्रुप उनका पहचान भी बनाता है एज वेल एज उनमें डाइवर्सिटी भी क्रिएट करता है। अगर R ग्रुप में हाइड्रोजन हो तो अमीनो एसिड हुआ ग्लाइसिन। जैसे अगर उसी R ग्रुप में CH3 या मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो अमीनो एसिड को कहा गया एलानाइन। एंड अगर इस R ग्रुप में CH2OH ऐसा कुछ प्रेजेंट हो जाए तो इस अमीनो एसिड को कहा गया सीरीन। बस यहां R ग्रुप बदला एंड वहां पूरा का पूरा अमीनो एसिड बदल गया। जैसे जुबान तो सबके पास है, लेकिन पर्सनालिटी बनती है तहजीब से, वैसे ही R ग्रुप डिफाइंस द पर्सनालिटी ऑफ आर अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर तो देखा, लेकिन उनका नेचर समझने के लिए इस बार अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन होगा उनके साइड चेन्स के बेसिस पर। मतलब क्या, अब बताती हूं। अगर हमारे अमीनो एसिड में एक एक्स्ट्रा COOH ग्रुप ऐड हो गया तो अमीनो एसिड बन जाएगा एसिडिक अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। हाँ, केमिस्ट्री वाले कभी कभी उसी को ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट भी कहते हैं। लेकिन अगर अमीनो एसिड्स में एन एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप ऐड हो जाए तो वो कहलाता है बेसिक अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल लाइसीन। लेकिन अगर इस अमीनो एसिड में कोई चार्ज ग्रुप प्रेजेंट ना हो तो अमीनो एसिड बिकम्स अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल हमारे वैलिन भाई साहब। Thus, properties of amino acids depends upon the presence of an amino, a carboxyl and basically a R functional group। मजेदार बात तो ये भी है कि कुछ अमीनो एसिड्स में एरोमेटिक रिंग भी होती है, जैसे कि टायरोसिन, फिनाइलएलेनाइन एंड ट्रिप्टोफैन। इनमें बेंजीन या इंडोल रिंग सिस्टम भी होती है। ये मोस्टली नेचर में वैसे हाइड्रोफोबिक है। हमारे प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स। अच्छा, इससे कान खोल के सुनो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ। पिछले सेशंस में पढ़ा था ना कि स्टार्च आर होमोपॉलीमर्स, यानी कि एक ही टाइप का शुगर यूनिट उनमें रिपीट होता रहता है। लेकिन प्रोटीन्स ना, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स।
This means different types of amino acids align themselves in a specific sequence. अलग अलग अमीनो एसिड्स साथ आकर एक हेट्रोपॉलीमर प्रोटीन बना देते हैं, जिसका मतलब सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स ही प्रोटीन्स का फंक्शन डिसाइड कर सकता है। अच्छा, ये भी सुनो, फिजियोलॉजिकल पीएच पर अमीनो एसिड्स यूजुअली ज्विटर आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? हाँ बताती हूँ। मतलब सेम मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं। पीएच चेंज होने पर स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड भी चेंज हो सकता है। तो क्या ये समझे कि अमीनो एसिड्स आर पीएच सेंसिटिव? हाँ बिल्कुल, अमीनो एसिड्स आर डेफिनेटली पीएच सेंसिटिव। अब आते हैं हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन पर। जब एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाए तो पहले एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो इसे क्या कहेंगे? इस रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन को कहा जाएगा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। एंड अब जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं आपका पेप्टाइड बॉन्ड, जो अक्सर कार्बन ऑक्सीजन CO एंड NH के बीच प्रेजेंट होगा। CO of one amino acid and NH of the second amino acid. वैसे जो प्रोटीन बनता है इसके कंस्ट्रक्शन में 4 लेवल्स होती है। जो सबसे पहली लेवल है उसे कहा प्राइमरी, सेकंड या दूसरे लेवल को कहा सेकेंडरी, तीसरे या थर्ड लेवल को कहा गया टर्शरी, एंड जो आखिरी है उसे कहा क्वाटरनरी। हुए ना आसान ना? यार हर चीज लाइफ में थोड़ी ना मुश्किल होगी, लेकिन हाँ हम सब ये तो इमेजिन जरूर कर सकते हैं कि इस हर लेवल पर कॉम्प्लेक्सिटी एंड फंक्शनैलिटी डेफिनेटली इंक्रीज होती होगी। तो आओ इन्हीं लेवल्स को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स का पहला स्ट्रक्चर, मतलब अमीनो एसिड्स का एग्जैक्ट सीक्वेंस पता होना, जो N टर्मिनल से लेकर C टर्मिनल डायरेक्शन में लिखा जाएगा। याद है ना, पिछले कुछ अभी स्लाइड्स में कहा था कि अमीनो एसिड्स का एक एंड NH2 ग्रुप था एंड अब ये NH2 ग्रुप बनता है N टर्मिनल, whereas जो दूसरा एंड था COOH टर्मिनल वाला वो बना आपका C टर्मिनल। हाँ, अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस ही अब उनका एड्रेस बन जाता है। वाह, अगर सीक्वेंस चेंज हुआ तो प्रोटीन का फंक्शन भी चेंज हो सकता है। ये था प्राइमरी के बारे में। अब अगर मैं ध्यान दूं अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, तो यहाँ कुछ लोकल फोल्डिंग्स देखी गई, जैसे आप देख पा रहे हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स बिल्कुल उस गोल सीढ़ी की तरह है, बस ये सीढ़ी हमेशा राइट साइड से ही मुड़नी है। लेकिन जो बीटा प्लीटेड शीट्स है वहां आपके पॉलीपेप्टाइड्स आर पैरेलली अरेंज्ड टू ईच अदर। ये स्ट्रक्चर्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से थोड़े स्टेबलाइज्ड होते हैं। जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो बेसिकली एक वुलन बॉल जैसा दिखता है। This is a complete 3D folding of a single polypeptide chain held together by hydrogen bonds, ionic bonds, hydrophobic interactions and even the disulfide bonds. यही स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए एब्सोल्यूट नेसेसरी माना गया है। एक्टिव साइट्स एज एन जो एंजाइम्स पर प्रेजेंट होती है, जो साइट्स उसे सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में हेल्प कर दे, सो वो वाली लेवल भी, वो वाले साइट्स भी इसी लेवल पर बनने शुरू होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो प्रोटीन्स का आखिरी स्ट्रक्चर है, आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, वो सबसे लास्ट वाला स्ट्रक्चर, ये तब फॉर्म होता है जब मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स असेंबल होकर साथ आ जाते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज द फाइनल फंक्शनल प्रोटीन स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल अगर दूं तो दिस इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इन्हीं लेवल्स को समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना गया। याद करो स्कूल में क्या क्या पढ़ाया था आपको हीमोग्लोबिन को लेकर। हीमोग्लोबिन आरबीसीज में प्रेजेंट होता है अगर वो कॉर्डेट है। अगर वो नॉन कॉर्डेट एनिमल है तो हीमोग्लोबिन कुड बी प्रेजेंट इन देयर प्लाज्मा एज वेल। या हीमोग्लोबिन का मेजर फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी कुछ चीजों के अलावा आपको यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हीमोग्लोबिन जो हमारे आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, उनके स्ट्रक्चर में 4 सब यूनिट्स होते हैं। जैसे आप साफ देख पा रहे हैं, 2 अल्फा सब यूनिट्स,
एंड 2 बीटा सब यूनिट्स। इनके बारे में थोड़ा आगे पढ़ा जाएगा जब आप लोग जेनेटिक्स वाले पार्ट में थैलेसीमिया डिसीज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यारो, पूरा फायदा उठाते हैं यहाँ। प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स के साथ साथ उनके फंक्शंस भी पढ़ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। फर्स्ट, कोलेजन इज नोन फॉर इट्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। वैसे इसे दुनिया का सेकंड मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन भी माना गया। सेकंड एग्जाम्पल इज ट्रिप्सिन, ये बेसिकली एक एंजाइम है। थर्ड एग्जाम्पल, इंसुलिन। दिस इज नोन टू बी अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। इंसुलिन बॉडी में प्रेजेंट एक ऐसा हार्मोन जिसकी कमी से या जिसके प्रोड्यूस ना होने से शायद डायबिटिस मेलाइटिस नाम का डिसीज हो सकता है। डायबिटिस तो समझते ही है, जिसमें शुगर लेवल्स बढ़ जाती है हमारे ब्लड में। हाँ, तो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर इंसुलिन। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है एंटीबॉडीज, जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा बनती है। फिफ्थ, योर रिसेप्टर्स, ये सिग्नल भेजने में काम करता है मोस्टली। अच्छा, सिग्नल मतलब बॉडी के सिग्नल्स, हाँ, ओके। एंड देन यू हैव द सिक्स्थ एग्जाम्पल, योर GLUT4, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए इन्वॉल्व देखा गया। मतलब ही प्रोटीन्स परफॉर्म ऑलमोस्ट ऑल एवरी टाइप ऑफ फंक्शंस इन योर बायोलॉजिकल साइकिल। हाँ, वो बॉडी के लिए काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। पूरी बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज रुबिस्को। सबसे ज्यादा देखा गया प्रोटीन, सगळ्यात जास्त सापडणारा प्रोटीन इज ऑफकोर्स रुबिस्को। अच्छा, जितकं छोटं नाव तेवढं मोठं त्याचं फुल फॉर्म। सो दिस इज राइब्युलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, considered to be one of the very important enzyme कह लो, found in the plants and gets involved in the process of photosynthesis। ये हुआ प्लांट्स के बारे में। लेकिन अगर मोस्ट abundant प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड की बात करूं तो ये हुआ कोलेजन, या इट इज द सेकंड मोस्ट abundant प्रोटीन इन द वर्ल्ड या बायोस्फीयर। अब चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, अल्फा कार्बन से स्टार्ट करके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन तक, फोल्डिंग लेवल से फंक्शनल प्रोटीन तक, और फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक। ये पूरा जर्नी एक ही प्रिंसिपल पर बेस्ड है, स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द फंक्शन। हाँ बिल्कुल, आपका चरित्र ही आपकी पहचान है। वैसे ही अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज कर दो तो उनका फंक्शन चेंज हो जाएगा, और इसीलिए प्रोटीन्स आर कंसिडर्ड टू बी द ब्लूप्रिंट्स ऑफ योर लाइफ। सो बच्चों, आशा है कि अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे अब तक। बायोमोलिक्यूल्स के अगले सेशन में दोबारा मिलते हैं। आपके रिस्पॉन्स की प्रतीक्षा रहेगी हमेशा। तब तक स्टे सेफ, हाइड्रेटेड एंड गर्मियों में ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। Thanks for watching. If you found this helpful, make sure you subscribe for clear, powerful learning with Concept Corner. Zero fluff, only facts.